प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलीप सर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी अकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का आधुनिक इतिहास का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीन मराठा शासन और पुनः मराठा शासन और मराठा शासन की प्रमुख इकाइयां जो प्रशासनिक इकाइयां थी उसके बारे में देखेंगे, प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं भाई। प्रारंभ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ब्रिटिश अधीन मराठा कब आ जाता है, तो ब्रिटिश अधीन मराठा पहले आता है, उससे पहले आता था सत्ता संघर्ष, और सत्ता संघर्ष को हम लोग पढ़ चुके हैं जी, है ना। यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? वेंको जी। वेंको जी। अब वेंको जी जब शासन कर रहा था तो वेंको जी की मृत्यु हो जाती है कब? 1811 में। कब हो जाता है? इसकी मृत्यु होती है 1811 में। 1811 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1800 मृत्यु में इसकी मृत्यु होती है तब ये नागपुर में थे। नागपुर में नागपुर में थे। तो नागपुर की गद्दी अब कौन संभालेंगे जी? इसके भाई थे। कौन? उसका नाम क्या था? उसका नाम था रघु जी तृतीय। कौन था? रघु जी तृतीय था। अब ये नागपुर में आ गए तो अब हमारे जो छत्तीसगढ़ में था, रतनपुर में था, वहां पे कौन शासन करेंगे? अब रतनपुर में कौन शासन करेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ में अब शासन करेगा इसका पुत्र। इसका पुत्र रघु जी का पुत्र शासन करेगा। और इसका पुत्र का नाम क्या था जी? परसो जी या परसो जी, पुरसो जी, पुरसो जी या परसो जी, परसो जी, ये था इसका नाम। अब ये क्या करेंगे? रतनपुर में शासन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रतनपुर में शासन करेंगे। जब ये रतनपुर में शासन करेंगे तो रघु जी की मृत्यु हो जाती है कब? मृत्यु होती है इसकी 1816 में। इसका मृत्यु होता है कब? इसका मृत्यु हो जाता है 1816 में। अब जब 1816 में इसकी मृत्यु हो जाती है तब पुरसू जी क्या हो जाते हैं? अब यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर देगा। प्रारंभ तो पहले से कर दिया था, लेकिन इनका भी एक और भाई था जी। रघु जी का क्या था? रघु जी का एक पुत्री थी जिसका नाम था बानूबाई, और बानूबाई की भी पुत्र था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था जी? बाजीबा। आधार कार्ड में क्या था? बाजीबा। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? रघु जी तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? रघु जी तृतीय कहते हैं। ये द्वितीय है ना, रघु जी तृतीय कहते हैं। ये जो रघु जी तृतीय हैं, ये उस समय अल्पवयस्क थे। जिस समय मृत्यु हुई रघु जी द्वितीय की, उस समय रघु जी तृतीय क्या थे? अल्पवयस्क थे। अब हो गई ये। पुरसो जी को मृत्यु दिला देगा कौन? मृत्यु दिला देगा अप्पा साहेब। कौन? अप्पा साहेब। अप्पा साहेब। और ये जो अप्पा साहेब, इसको मृत्यु कब दिलाएंगा जी? 1817 को। कब दिलाएंगे? 1817 को परसो जी की मृत्यु हो गई। परसो जी की मृत्यु हो गई, उस समय इसकी क्या थी? अल्पवयस्क था, अल्पायु था। इस वजह से क्या करेंगे? ब्रिटिश यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे और बोलेंगे अल्प आयु है कौन? रघु जी तृतीय। इस वजह से राजा कौन बनेगा? अप्पा साहेब बनेगा। चल ठीक है, बन गया। लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। सहायक संधि होते हैं इसमें, है ना। सहायक संधि होता है जिसमें से अप्पा साहेब क्या करते हैं? अप्पा साहेब उनके अधीन होकर शासन करते हैं। किसके? ब्रिटेन के। और ब्रिटिश के अधीन करते हैं तब ये पुनः क्या कर देते हैं? इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अप्पा साहेब। इस वजह से इसे 1818 में, कब? 1818 में इसको पद से हटा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रारंभ हो जाता है? छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है हमारा ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अधीक्षक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीक्षक शासन कहते हैं जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए, अब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ब्रिटिश अधिकारी आए हैं जो शासन किए हैं, उनके अधीन मराठाओं इनके अधीन शासन किए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक की बात की जाए तो हमारे यहाँ 6 ब्रिटिश अधीक्षक आए हैं। कितने? 6 ब्रिटिश अधीक्षक आए हैं। ये जो 6 ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ये जो 6 ब्रिटिश अधीक्षक है,
उनका अगर देखिए आने का क्रम देखिए एक सीक्वेंस में याद करें तो सीक्वेंस में हम कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के जरिए उसको हम लोग याद करेंगे भाई। ट्रिक ट्रिक के जरिए पहले से भी हम लोग याद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, मराठा शासन क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। इसका समय अवधि कब से कब तक रहेगा जी, पुनः मराठा शासन देने तक 1818 से लेकर 1830 तक इसका क्या रहने वाला है, समय अवधि रहने वाला है। 1818 से लेकर 1830 तक इनका क्या रहने वाला है, समय अवधि रहने वाला है। ठीक, ये है जी इनका कार्यक्रम। तो चलिए छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षक आए हैं उसके बारे में हम लोग क्रम से याद कर लेते हैं भी। ठीक है, पहला कौन था, कैप्टन, पहले नंबर पे कौन था, कैप्टन एडमंड, कौन था, कैप्टन एडमंड था, कौन था, कैप्टन एडमंड था। ठीक है, कब आते हैं, 1818 में आते हैं, और 1818 में आने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है भाई, उस समय शासन करने के बाद। ठीक है, तो ये इनका शासन अवधि रहेगा 1818 तक ही रहेगा। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैप्टन एगेन्यू, कौन आ जाता है, कैप्टन एगेन्यू आ जाता है। ये जो कैप्टन एगेन्यू है कब आएगा, 1818 को आएगा, कब आएगा, 1818 को आएगा, और कब तक रहेगा, 1825 तक रहेगा, कब रहेगा, 1825 तक रहेगा। ठीक है, अब 1825 में तीसरा ब्रिटिश अधीक्षक आ जाता है जिसका नाम रहता है कैप्टन हंटर, क्या रहता है, कैप्टन हंटर। ये जो कैप्टन हंटर है ये कब में आता है, 1825 को आता है, और 1825 तक ही यह रहता है। ठीक है, अगला जो अधीक्षक आएगा उसका नाम था कैप्टन सैंडिस, कौन था जी, कैप्टन सैंडिस था। ये जो कैप्टन सैंडिस है ये कब आते हैं, 1825 में आता है, 1825 में आता है, और कब तक रहता है, 3 वर्ष रहता है, 1828 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो अधीक्षक आ जाता है जिसका नाम था कैप्टन, क्या था जी, कैप्टन विल्किंसन था, क्या था, कैप्टन विल्किंसन था, विल्किंसन, क्या था, विल्किंसन था। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब विल्किंसन की बात, विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन कब आते हैं, 1828 में आता है, कब आता है, 1828 में आता है, और 1828 तक ही ये रहते हैं जी। ठीक है, उसके बाद छठवें नंबर पे आता है कैप्टन क्रॉफर्ड, कौन आता है, कैप्टन क्रॉफर्ड आता है, क्रॉफर्ड, कौन आता है, कैप्टन क्रॉफर्ड आता है। ये 1828 से लेकर 1830 तक रहता है, और यही वो शासक है जो कि पुनः पुनः मराठा को शासन सौंप देंगे, शासन सौंपेंगे, सौंपेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शासन को सौंप देंगे, किसे सौंपेंगे, रघुजी तृतीय को, किसे, रघुजी तृतीय। ठीक है, अब 1830 से लेकर क्या होगा जी, अब 1830 से लेकर क्या होगा, यहाँ पे पुनः मराठा शासन देखने को मिलेगा, जिसमें से मराठा शासन की बात की जाए तो रघुजी तृतीय क्या रहेंगे, शासक रहेंगे, और जिलेदार की नियुक्ति करेंगे, और जिलेदार से क्या करेंगे, शासन प्रशासन भागदौड़ संभालेंगे जी। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे पुनः शासन में, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे किस में, ये जो कैप्टन है, कैप्टन 6 कैप्टन है जिसमें से एडमन है, एडमन एडमंड एडमंड है, एगेन्यू है, हंटर है, सैंडिस है, विल्किंसन है, क्रॉफर्ड है। ठीक है, ये 6 अधीक्षक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो 6 अधीक्षक है ये बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करेंगे जी। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होंगी जो याद करने योग्य है, इनसे प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ में अधीक्षक आए थे उसे एक क्रम में सुमेलित करिए करके देते हैं, और कौन सा शासक कौन से सन में आए थे, कौन से शासक किसकी घटना है, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सुमेलित करे करके पूछा जाता है। कौन सा अधीक्षक छत्तीसगढ़ में शासन किया है, कौन सा अधीक्षक शासन नहीं किया है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो इसको याद करें कैसे, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद किए हैं जी, ट्रिक से याद किए हैं। उस ट्रिक का क्या नाम है जी,
ए ए हर्ष विकास, क्या है? ए ए हर्ष, क्या है? ए ए हर्ष विकास, हर्ष विकास, क्या है जी? ए ए हर्ष विकास। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है तो इस सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको ए ए हर्ष विकास ट्रिक याद रखना है, ठीक है? जिसमें अगर देखें तो ये जो कैप्टन एडमन है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। वही अगर लास्ट का अंतिम अधीक्षक की बात की जाए तो कौन है जी? अंतिम अधीक्षक है कैप्टन क्रॉफर्ड है। छत्तीसगढ़ का अंतिम अधीक्षक कौन? कैप्टन क्रॉफर्ड। छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक कौन? कैप्टन एडमन। इन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाता है भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक एक अधीक्षक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा? कैप्टन एडमन को। कौन सा पढ़ेंगे? कैप्टन एडमन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैप्टन एडमन की बात करते हैं। पहला कौन? कैप्टन एडमन। कैप्टन एडमन, एडमन बोले या फिर एडमन, एक ही है, ठीक है। और ये जो कैप्टन एडमन है, क्या है? ये जो कैप्टन एडमन है ये सिर्फ और सिर्फ 1818 में ही आता है और 1818 में ही इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये कैप्टन एडमन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला यह याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। क्या है? ब्रिटिश अधीक्षक है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। पहला यही प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न? कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक की बात करूं तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था जी? कैप्टन एडमन था। जिसकी राजधानी क्या थी? राजधानी से प्रश्न पूछेगा तो राजधानी क्या थी जी? तो राजधानी इनकी देखने को मिलेगा आपको रतनपुर। अभी रायपुर में नहीं पहुंचे हैं, क्या है? तो रतनपुर है। एक ऐसा अधीक्षक आएगा जो कि रतनपुर से रायपुर में शिफ्ट कर देगा राजधानी, ठीक है। उसके बाद वहीं से क्या होगा? रायपुर राजधानी के रूप में जाना जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इनके इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, जमींदारी विद्रोह, जिसका नाम था क्या? डोंगरगढ़ के विद्रोह। डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह कौन सा था? तो विद्रोह की बात करूं तो वो विद्रोह कौन सा था? 1818 का विद्रोह। कब का? 1818 का विद्रोह। और ये जो 1818 में जो डोंगरगढ़ में विद्रोह हुआ था, उसको हुआ था जी, ठीक। इसी विद्रोह को दबाने के कुछ वर्ष बोल रहा हूं, कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1818 में ही। तो डोंगरगढ़ के विद्रोह कौन किया था जी? डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था कैप्टन एडमन के काल में, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसके अंतर्गत, कैप्टन एडमन के अंतर्गत, ठीक है। अब अगला जो शासक रहा था, अधीक्षक था, वो कौन था जी? अगला अधीक्षक था कैप्टन एग्न्यू। तो कैप्टन एग्न्यू के बारे में देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर कैप्टन एग्न्यू। कैप्टन एग्न्यू कब से कब तक रहेगा? 1818 से लेकर 1825 तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा? 1828 से लेकर 1825 तक रहेगा, ठीक है भाई। कब से कब तक रहेगा? 1825 तक रहेगा। होगा ये जो कैप्टन एग्न्यू है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य कर दिए। क्या महत्वपूर्ण कार्य सर? 1818 में जब ये आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक बनकर, तब ये क्या करेंगे? राजधानी को ये परिवर्तन कर देंगे। रतनपुर से राजधानी रायपुर स्थानांतरित कर देंगे, रायपुर परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? रायपुर परिवर्तित कर देंगे जी, ठीक है। क्या कर देंगे? रायपुर परिवर्तित कर देंगे। और क्या करते हैं? प्रशासन की जो इकाइयां थी वो क्या था? परगना था। क्या था? परगना था। और कितने परगने थे जी? 27 परगने थे। तो ये जो 27 परगने हैं, कितने? 27 परगने हैं। कितने हैं? 27 परगने। और इस 27 परगने जो हैं, इसका क्या करेगा? परगनों का पुनर्गठन करेगा।
क्या करेगा? परगनों का परगनों का पुनर्गठन करेगा। क्या करेगा? पुनर्गठन करेगा। और जब परगनों का पुनर्गठन करता है, तब यह जो 27 परगने थे उसे 8 परगनों में, कितने? 8 परगनों में क्या कर देगा? इसको सीमित कर देगा। तो 27 परगनों को 8 परगनों में क्या कर दिया? सीमित कर दिया। और कुछ वर्ष के बाद, कुछ समय के बाद, ये जो 8 परगने थे इसमें एक परगना और जोड़ दिया, जो कि 9 परगने हो गए। कितने परगने हो गए? प्लस इसमें एक परगने और जोड़ दिए गए। तो इसमें अगर देखें तो कुल कितने परगने हैं? 9 परगने। कितने परगने? 9 परगने आपको देखने को मिला। ठीक है, ये कैप्टन एग्न्यू के शासनकाल की बात कर रहा हूं मैं। इसी के ही समय में, कैप्टन एग्न्यू के ही समय में, वीर नारायण सिंह के पिता रामा राय, कौन सा राय? राम राय। वीर नारायण सिंह के पिता वीर नारायण सिंह के पिता राम राय, राम राय क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं भाई। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो कैप्टन एग्न्यू के शासनकाल में। साथ ही साथ जो गेंद सिंह थे, गेंद सिंह भी क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। किसके शासनकाल में? कैप्टन एग्न्यू के शासनकाल में। तो बात करते हैं राम राय की, तो राम राय विद्रोह कर देते हैं किसके शासनकाल में? एग्न्यू के। गेंद सिंह किसके शासनकाल में विद्रोह कर देंगे? तो गेंद सिंह भी विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह किसके शासनकाल में करेंगे? तो विद्रोह करेंगे कैप्टन एग्न्यू के शासनकाल में। तो कैप्टन एग्न्यू के बारे में आपको क्या याद रखना है? इनके शासनकाल में दो दो महत्वपूर्ण विद्रोह होते हैं, जिसमें से एक तो था वीर नारायण सिंह के पिता राम राय का, और दूसरा था गेंद सिंह का। इसका था गेंद सिंह का विद्रोह था। ठीक, ये आपको पता चल गया। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो कि रतनपुर से राजधानी परिवर्तित कर दिए रायपुर को, और 27 परगनों को 8 परगनों में क्या कर दिए? सीमित कर दिए। कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद एक और परगना इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक, अगला जो शासक याद रखना है, अगला अधीक्षक याद रखना है आपको, तीसरे नंबर का, वो है कैप्टन हंटर। कौन है? कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर के बारे में आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखिए ये तीसरे नंबर का अधीक्षक है, जो कि 1825 तक ये क्या करेंगे? 1825 में ही आएंगे और 1825 में ही अपना शासनकाल समाप्त कर दिए जाएंगे। तो 1825 तक इनका बस यही बस याद रखिए। तो चौथे नंबर पे आपको अधीक्षक याद रखना है, कौन सा है? कैप्टन सैंडिस। और ये कैप्टन सैंडिस भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैप्टन सैंडिस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कैप्टन सैंडिस। अब ये जो कैप्टन सेंडिस है, ये कब आते हैं? 1825 में आते हैं। कब आते हैं? 1825 में आते हैं। और 1825 से लेकर 1828 तक ये क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो 1828 तक ये क्या करेंगे? शासन करेंगे। ठीक, ये क्या क्या कार्य करते हैं जी? इनकी अगर कार्य अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या करेगा? जो शासन प्रशासन की जो भाषाएं थी, वो जो संपूर्ण कार्य प्रणाली थे, उसको अंग्रेजी भाषा में क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। तो संपूर्ण जो कार्य प्रणाली थी, क्या था? पहला कार्य क्या करेंगे? संपूर्ण संपूर्ण कार्य प्रणाली को अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में कर देंगे। अंग्रेजी भाषा में कर दिए। ठीक, पहला कार्य ये। दूसरा कार्य, डाक तार व्यवस्था का क्या करेंगे? सृजन करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में डाक डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे भाई? दूसरा कार्य क्या करेंगे? डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे? इसके अलावा ताहूदारी प्रथा का प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा कार्य, ताहूदारी प्रथा का प्रारंभ। ये जो ताहूदारी प्रथा क्या थी,
अगर ये ताहूदारी प्रथा की बात करूं तो जो बंजर जमीन थे, उस बंजर जमीन को कृषि योग्य जमीन में तब्दील करने के लिए ताहूदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो ताहूदारी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैप्टन सैंडिस को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के ताहूदारी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैप्टन सैंडिस को जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा और क्या कार्य करेंगे? तो मराठों के जो समय था, उस समय ताहूदारी चल रही है, तो ताहूदार का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। कौन कौन सा? सिरपुर और लवण। क्या करेंगे? सिरपुर और लवण को क्या करेंगे? ताहूदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मराठों के समय ताहूदार कितने थे? सिरपुर और लवण था। कौन कौन सा था? सिरपुर और लवण, ये क्या है? ताहूदार है। ठीक है, इनके ही शासनकाल में 1856 में चार्ल्स इलियट ने सिहावा और खल्लारी और संजारी को 3 ताहूदार बनाया। जब चार्ल्स सी एलियट आएंगे तब उस समय 1856 में क्या करेंगे? सिहावा को, खल्लारी को और संजारी को 3 ताहूदार बनाएंगे। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे तब ताहूदार। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया भाई? तो चलिए भाई, अगला जो अधीक्षक है उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो अधीक्षक है वो कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 5वें नंबर का है, जिसका नाम क्या है? विल्किंसन। क्या नाम है? विल्किंसन है। विल्किंसन। अब ये विल्किंसन के बारे में उतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1828 में आए हैं, बस इतना ही याद रखना है। विल्किंसन 5वें नंबर का क्या है? विल्किंसन 5वें नंबर का अधीक्षक है। 6वें नंबर के अधीक्षक की बात कर रहा हूं, तो 6वें नंबर का अधीक्षक कौन था? तो 6वें नंबर का अधीक्षक आपको देखने को मिलेगा कैप्टन कैप्टन क्रॉफर्ड। कौन है? कैप्टन क्रॉफर्ड है। कब से कब रहेगा? इसका शासनकाल 1818 से लेकर 1830 तक रहेगा। 1800 से लेकर 1830 तक रहेगा। ये क्या करेंगे भाई? यह छत्तीसगढ़ का अंतिम, क्या है? यह छत्तीसगढ़ का अंतिम अंतिम अधीक्षक है। ब्रिटिश अधीक्षक है। ब्रिटिश अधीक्षक है, अंतिम है। तो इस वजह से ये क्या करेंगे? किसी को सौंपेंगे सत्ता। तो छत्तीसगढ़ को पुनः घोषणा शासन के रूप में सौंपने वाला जो अधीक्षक था वो कौन था? कैप्टन क्रॉफर्ड था। तो शासन को किसको सौंपेगा? तृतीय को रघुजी तृतीय को शासन सौंपेगा। शासन सौंपेगा। ठीक है, सौंप दिया। अब सौंप दिया भाई, और जिलेदार की नियुक्ति भी करेगा। राज्यों में जिलेदारों की नियुक्ति भी यही करेगा, है ना? ये हो गया भाई। तो अब आ गया क्या? पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन आपको देखने को मिलेगा अब। ठीक, क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन। तो चलिए अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन देखते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं क्या? अधीक्षक, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ गया, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पुनः मराठा शासन। और ये जो पुनः मराठा शासन है, ये जो पुनः मराठा शासन है, ये क्या कब से कब तक रहेगा जी? 1830 से लेकर, अब 1830 से लेकर डलहौजी की हड़प नीति तक, 1854 तक, विलय होने तक, 1854 तक क्या करेंगे? इनका शासन रहेगा। यहां तक आपको पुनः मराठा शासन देखने को मिलेगा। अब पुनः मराठा शासन काल के समय कब से कब तक रहेगा और किसे सौंपे है, ये हम लोग अभी देखे जस्ट। तो रघुजी तृतीय को सौंपेगा। तो शासक रहेगा, कौन से नंबर का शासक रहेगा मराठों का? 6वें नंबर का रहेगा रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय, जिसी के ही आधार कार्ड में
बाजीबा, बाजीबा नाम अंकित है भाई। ठीक, इनका शासनकाल आपको देखने को कब से कब मिलेगा भाई? तो ये 6 जून से प्रारंभ करेगा शासन करना, 6 जून 1830 से कब तक शासन काल की अगर मैं बात करूं, तो शासन काल कब से कब तक रहेगा? इसका शासन काल रहेगा 1830 से लेकर इसकी मृत्यु तक। इसकी मृत्यु कब होता है? 11 दिसंबर 1853 को। कब होता है? 1853 को होता है। ठीक है, ये जन्म है, जन्म बोल रहा हूं, सॉरी, ये शासन है और ये क्या है? मृत्यु है। क्या है? ये मृत्यु है। 1853 में ये मृत्यु हो जाते हैं। तो 1830 में रघुजी भोसले को क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का शासन सौंप देंगे। जब शासन सौंपेगा तब ये क्या करेंगे? 1830 में जिलेदारों के क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे और जिलेदारों के माध्यम से ये शासन प्रशासन का भागदौड़ संभालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा? जिलेदार का क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। जिलेदारों की, जिलेदारों व्यवस्था का क्या करेंगे? सृजन करेंगे। तो जिलेदार, जिलेदारों के माध्यम से शासन करेगा। क्या करेगा? जिलेदारों के माध्यम से शासन करेगा। और 1830 से लेकर 1854 तक आपको कुल 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 जिलेदार देखने को मिलेगा 8 जिलेदार। कितने जिलेदार देखने को मिलेगा? 1830 से लेकर 1854 तक कुल 8 जिलेदार देखने को मिलेगा। 8 जिलेदार शासन करेंगे, शासन करेंगे। ठीक, ये हो गया। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, अंतिम जिलेदार गोपाल राव। पहले से ही पढ़ लिए हैं, फर्स्ट क्लास में ही मैं इन लोगों को सभी का नाम याद करा चुका हूं। ठीक है, सभी का नाम याद करा चुका हूं। ठीक जी, ये जो है इनका शासन अगर काल में अगर देखें तो बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला कार्य किया गया है जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया है ना? तो जिलेदार व्यवस्था का प्रारंभ किए हैं, जिलेदार व्यवस्था। अब जिलेदार व्यवस्था में जो सबसे पहला जिलेदार था जिसका नाम था वो क्या था जी? पहला नाम था जिलेदार का कृष्ण राव। क्या था? कृष्ण राव। क्या था जी? कृष्ण राव। प्रथम जिलेदार कृष्ण राव, ये क्या है? प्रथम, प्रथम जिलेदार है। क्या है? प्रथम जिलेदार है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा जिलेदार का नाम क्या था जी? अमृत राव। क्या था? अमृत राव। तीसरा जिलेदार का नाम क्या था? तीसरा जिलेदार का नाम था सतरुद्दीन। क्या था जी? सतरुद्दीन, सतरुद्दीन। क्या था? सतरुद्दीन था। चौथा था कौन सा? दुर्गा प्रसाद। कौन सा था? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद। पांचवा था इच्छुक राव, इच्छुक राव। छठवा का कौन सा था? तो छठवा आपको देखने को मिलेगा सखाराम बापू। सखाराम टाटिया नहीं है, सखाराम बापू, सखाराम बापू, सखाराम बापू देखने को मिलेगा। सातवां आपको देखने को कौन मिलेगा? तो सातवां है गोविंद राव है। कौन सा है? गोविंद राव, गोविंद राव। और आठवां आपको देखने को मिलेगा कौन सा? गोपाल राव। कौन है जी? गोपाल राव। ये जो गोपाल राव है यह अंतिम छत्तीसगढ़ का अंतिम जिलेदार है, अंतिम जिलेदार है। ठीक है, ये कौन है? छत्तीसगढ़ का अंतिम जिलेदार है भाई। ये क्या करेंगे? अब ये देंगे किसको? ब्रिटिश को। और ब्रिटिश को जब अपना शासन देंगे तब क्या होगा? यहां से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखने को मिलेगा जी। ठीक, ये है। अब आगे आते हैं और
रघुजी तृतीय का कार्य देखते हैं और क्या क्या कार्य किए। इसके समय में कोई विद्रोह हुआ है क्या? जी हाँ, इनके समय भी विद्रोह भी हुआ है, इनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे विद्रोह को। रघुजी तृतीय के शासन काल में, रघुजी तृतीय के शासन काल में विद्रोह, ठीक है। अब रघु जी का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1830 से लेकर 1830 से लेकर 1800 कब तक रहेगा? 53 तक। कब तक? 53 तक, ठीक। जिसमें से पहला विद्रोह होगा 1830 में, 1830 में ही होगा पहला विद्रोह। कौन सा है? धमधा का विद्रोह। धमधा का विद्रोह, धमधा विद्रोह था। धमधा विद्रोह कब होगा? 1830 को होगा। कब होगा? 1830 को होगा। दूसरा विद्रोह कब होगा? तो दूसरा विद्रोह होगा 1833 को, जो कि बरगढ़ का विद्रोह होगा। कौन सा विद्रोह? बरगढ़ का, बरगढ़ का विद्रोह। ये जो बरगढ़ का विद्रोह है ये 1833 को होता है। कब होता है? 1833 को होता है। इसके बाद दो विद्रोह होंगे जो कि 1842 को होगा। पहला विद्रोह तीसरे नंबर का इसमें रहेगा, कौन सा है? तारापुर का विद्रोह। तीसरा विद्रोह तारापुर का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह। ये जो तारापुर का विद्रोह है ये कब होगा जी? 1842 को होगा। और 1842 को होगा तो इसका समापन कब होगा? 1854 को होगा। कब होगा? 1854 को होगा। वही अगर बात की जाए जो अगला रहेगा 1842 में भी उसका क्या होता है? 1842 में भी उसका विद्रोह प्रारंभ होता है जिसका नाम था माड़िया विद्रोह। क्या विद्रोह? माड़िया, माड़िया विद्रोह। ये जो मारिया विद्रोह है इसका प्रारंभ होता है 1842 को और समापन होता है इसके भी बाद में, मतलब 1862 में होता है। इसका समापन 1862 में होता है। 62 नहीं 63 में होता है। कब होता है? 63 में होता है जी, ठीक। ये है, अब होगा ये इनका कार्य भी देख लीजिए। ये तो हो गया क्या? विद्रोह। इनके शासन काल में इतने विद्रोह होते हैं भाई। चार विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। पहला धमधा का विद्रोह 1830 में, दूसरा देखने को मिलेगा बरगढ़ का विद्रोह 1833 में, तारापुर का विद्रोह देखने को मिलेगा 1842 में, माड़िया विद्रोह देखने को मिलेगा 1842 में, ठीक। ये हो गया जी। अब इनका कार्य भी देख लेते हैं। पहला कार्य, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं 1831 में। कार्य क्या करेंगे? कार्य, कार्य पहला कार्य 1831 में। कब? 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सती प्रथा पर, प्रथा पर प्रतिबंध। पहला कार्य सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाता है? रघुजी तृतीय। इसके अलावा नर बलि, नर बलि पर रोक लगाते हैं जिसके ही परिणाम स्वरूप माड़िया विद्रोह होता है, ठीक। ये हुआ जी। अब 1833 में 53 में क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो 1853 में रघुजी, रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। अब 1853 में रघु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब होगा क्या? अब होगा ये कि इनका तो उत्तराधिकारी नहीं था, इस वजह से पहले से हड़प नीति बन चुका था। अब हड़प नीति के तहत 1854 को गोपाल राव क्या करते हैं? सौंप देते हैं किसको? ब्रिटिश को, ब्रिटिश को सौंप देते हैं। अब ब्रिटिश यहाँ पे क्या करेंगे? प्रत्यक्ष शासन करेंगे, प्रत्यक्ष शासन करेंगे भाई। अब यहाँ पे क्या, कौन शासन करेंगे? ब्रिटिश लोग प्रत्यक्ष शासन करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन को हम लोग देखेंगे, मराठा के अंतर्गत जो है वो समाप्त हो गया भाई, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, मराठों के अंतर्गत जो शासन प्रशासन थे उनको हम लोग देखेंगे, प्रमुख पदाधिकारी था उनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये जो ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन आपको देखने को मिलेगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठा का शासन प्रशासन देखेंगे कि किस प्रकार से शासन प्रशासन किया है ना।
तो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं सर कि हम लोग पहले तो पढ़े हैं क्या, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, है ना। शुरुआती दिनों में जब यहाँ पे भास्कर पंत ने आक्रमण किया था रघुनाथ सिंह के ऊपर, तब उस समय प्रशासन की जो इकाइयां थी वो क्या था जी, अप्रत्यक्ष था। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ कर दिए, जिसमें से बिंबा जी स्वयं यहाँ पे आकर शासन प्रशासन किए। बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए, बहुत सारे पदाधिकारी का सृजन हुआ। सेनापति थे, सेनापति थे जी, पंडित थे, बहुत सारे ऐसे थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रघु जी की बिंबा जी की मृत्यु के बाद चिमड़ा जी शासन करते हैं, और चिमड़ा जी की मृत्यु षड्यंत्र तरीके से रघु जी द्वितीय करवा देते हैं। इस वजह से यहाँ पे वेंकोन जी क्या करेंगे, उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे शासन करेगा, लेकिन नागपुर में रहकर शासन करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूबा शासन कौन प्रारंभ करेंगे, वेंको जी करेगा। तो वेंको जी क्या करेंगे, सूबा व्यवस्था का प्रारंभ कर देंगे। तो सूबा व्यवस्था का जब प्रारंभ करेंगे तो सूबेदारों को कार्य क्या रहेगा, कर वसूली के लिए, लगान वसूली के लिए ये इसका क्या करेंगे, सृजन करेंगे सूबा व्यवस्था का। तो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए, उसको काम करने के लिए अलग अलग कार्य दिए गए थे, जिसमें से मराठाकालीन कर्मचारी और अधिकारी बहुत सारे थे। अगर कर्मचारी की अगर बात की जाए तो कर्मचारी के अंतर्गत आपको पहला देखने को मिलेगा सूबेदार। कौन देखने को मिलेगा, पहला सर्वोच्च था वो था सूबेदार, सूबेदार था। ये जो सूबेदार है यह शासन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, जो कि सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। तो सूबेदार को हम लोग क्या कर सकते हैं, सूबा शासन का, सूबा शासन का सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, ये आपको पता चल गया, पहला सूबेदार। दूसरा कौन, दूसरा था कमाविजदार। परगने तो अभी हम लोग देखे हैं ना, परगने पद्धति भी प्रारंभ किया विठल राव, है ना जी। सूबेदार दूसरे नंबर का, तो कमाविजदार देखेंगे, कौन था, दूसरे नंबर पे था कमाविजदार। कौन है, कमाविजदार। कमाविजदार है ये परगने का क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था। ये क्या था, परगने का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था। कौन जी, कमाविजदार कौन थे, परगने का सर्वोच्च अधिकारी था, जिसके पास सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी, माल संबंधी अधिकार किसको प्राप्त था, कमाविजदार को प्राप्त था। ठीक है, अगला जो प्रमुख रहेगा वो कौन है जी, फडणवीस। अगला अधिकारी कौन, फडणवीस है। और फडणवीस कौन थे, अभी हम लोग देखेंगे जी, फडणवीस। ये जो फडणवीस की अगर मैं बात करूं, फडणवीस की, तो ये आय और व्यय का हिसाब किताब रखता था जी, सर्वोच्च अधिकारी था। आय व्यय का, आय व्यय का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी था। क्या था, आय व्यय का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, क्या था जी, आय व्यय का सर्वोच्च अधिकारी था। वही अगला अगर देखे बड़गढ़ का, इसकी बात करेंगे, बड़गढ़ की, तो बड़गढ़ को आप लोग देखें तो बड़गढ़ का क्या था जी, परगने की सामान्य स्थिति और फसल की जानकारी था, उसको मामले की, बड़गढ़ की क्या थी, परगने को जो सामान्य स्थिति था उसको, किसको, मतलब सामान्य स्थिति की बात करें, फसल की जानकारी हो चाहे मामलों की जानकारी हो, उसे कमाविजदार तक पहुंचाने के लिए, कमाविजदार तक पहुंचाने के लिए बड़गढ़ का क्या किया गया था, बड़गढ़ की नियुक्ति किया गया था। तो परगने की सामान्य स्थिति को, परगने की स्थिति को, परगने की स्थिति को, परगने की स्थिति को कमाविजदार, कमाविजदार तक पहुंचाने के लिए बड़गढ़ की नियुक्ति की गई थी। ठीक है जी, किसकी नियुक्ति की गई थी, बड़गढ़ की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, कि परगने की जो स्थिति है उसे कमाविजदार, कमाविजदार तक पहुंचाने के लिए था। ठीक है भाई,
अगला जो अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी के अंतर्गत बात की जाए, जो अगला था उसके नाम अगर देखे तो बहुत सारे थे, जिसमें से बरार पांडे था, पंडरी पांडे था। कौन था? बरार पांडे था, बरार पांडे। अब ये जो बरार पांडे है, ये जो बरार पांडे है, ये क्या था? खजांची था। क्या था जी? अधीक्षक के खजाने जो जमा होता था, उस रकम का हिसाब किताब करता था। अधीक्षक के जो खजाने था, किसका था जी? अधीक्षक का। अधीक्षक, अधीक्षक का खजाने की, खजाने, खजाने की हिसाब किताब रखता था, हिसाब किताब रखता था। और रखता था बरार पांडे। अब बरार पांडे के नीचे में था पंडरी पांडे। कौन था? पंडरी पांडे। अब ये पंडरी पांडे के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो पंडरी पांडे आबकारी राजस्व निरीक्षक था। मतलब अब यहाँ पे आबकारी कह दिया, तो आबकारी करने का मतलब है मादक पदार्थ। क्या? मादक पदार्थ, मादक पदार्थ। अब मादक पदार्थ क्या था जी? अधिकारी। मादक पदार्थ मतलब शराब वाला था, ठीक है। उसका हिसाब किताब रखता था कौन? पंडरी पांडे। अगला जो रहेगा कौन सा रहेगा? वो है सात, कौन सा नंबर का है ये? छठवा। तो सातवें नंबर पे आपको याद रखना है पोतदार। पोतदार। अब ये पोतदार के बारे में क्या याद रखना है? कि ये मराठों का राजकोषीय अधिकारी था। पोतदार के बारे में क्या याद रखना है? मराठों का राजकोषीय अधिकारी था। क्या था? मराठों का राजकोषीय, राजकोषीय अधिकारी था। क्या था? मराठों का राजकोषीय अधिकारी था। इनके अलावा परगने की, परगने की आय व्यय का, आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। हिसाब किताब रखता था। क्या रखता था? आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। इनकी नियुक्ति बरार पांडे के सहयोग के लिए किया गया था। पोतदार की नियुक्ति बरार पांडे के सहयोग के लिए किया गया था। बरार पांडे का क्या था? सहयोगी था। बरार पांडे का सहयोगी था। ये क्या थे जी? अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी थे, और उनका कार्य भी था। इसके अलावा और भी थे जी, जिसमें से आपको 8वें नंबर पे अधिकारी देखने को मिल जाएगा गौटिया। कौन देखने को मिल जाएगा? गौटिया देखने को मिल जाएगा। ये जो गौटिया है, ये ये जो गौटिया है, ये गांव का प्रमुख था जी। क्या था? गांव के जो प्रमुख थे उसे कहते थे गौटिया। गांव का प्रमुख था, इसे ही गौटिया कहते थे। 9वें नंबर पर कौन होगा? तो फिर पटेल, है ना। गौटिया अलग बोलते हैं गांव में, पटेल अलग बोलते हैं। तो पटेल कौन था? अब पटेल की बात करें तो पटेल कौन था जी? गांव में जो भूमि की कर वसूली है, वसूल कर को क्या करते हैं? शासन को पहुंचाते हैं। गांव में जो भूमि है, भूमि कर है, गांव की भूमि कर को, भूमि कर को शासन के पास पहुंचाते हैं। शासन के पास पहुंचाते हैं। किसका कार्य है? पटेल का कार्य है जी, ठीक है। और 10वें नंबर पे आपको क्या याद रखना है? अमीन। अमीन का मतलब पटवारी से है। क्या है? अमीन। ये क्या है? राजस्व अधिकारी है, के हिसाब के शुद्धि के लिए हर परगने में इनकी नियुक्ति की गई थी। राजस्व संबंधी हिसाब, राजस्व संबंधी हिसाब कौन रखता था जी? अमीन रखता था। इसके अलावा और था जी माल चपरासी। माल चपरासी,
कौन था? माल चपरासी था। ये जो माल चपरासी है यह राजस्व कार्य में मदद करता था। क्या है? राजस्व कार्य में मदद करता था। राजस्व कार्य में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया। तो मराठा कालीन जो पदाधिकार, अधिकारी और उसके कार्य क्या थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं सर। इसके अलावा हम लोग क्या अध्ययन करना बचा है? तो अध्ययन करना और बचा है, ये जो कर लगाते थे, जिनको वसूली ये लोग करते थे, उनको हम लोग देख लेते हैं जी। तो मराठा कालीन जो शासन प्रशासन की जो इकाइयां थी वो क्या था जी? भूमि था। भूमि में ही क्या किया जाता था? कर वसूली किया जाता था। तो दो भूमि आपको देखने को मिलता है। एक तो है खालसा भूमि, खालसा भूमि देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगा जमींदारी भूमि, जमींदारी भूमि। अब ये खालसा भूमि क्या है? तो खालसा भूमि है मराठों के अधीन आता था, मराठों के अधीन आता था। मतलब यह सरकारी था। क्या था? सरकारी था। सीधा डायरेक्ट इसमें शासन का अधिकार था। अब ये जमींदारी भूमि है, अब प्रत्यक्ष रूप से मराठों का होता था। इसमें जमींदार क्या करते थे? ये इसमें अधिकार था, जमींदारों का अधिकार था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मराठों के अप्रत्यक्ष शासन था, मराठों का अप्रत्यक्ष भूमि है ना। अप्रत्यक्ष रूप से यह जमींदारी किसकी थी? मराठों की थी। तो ये क्या है जी? जमींदारों का था, जमींदारों का था। ठीक है, क्या था जी? ये था जमींदारों का था, अप्रत्यक्ष मराठों का अधिकार था। अप्रत्यक्ष रूप से मराठों का अधिकार, ये हो गया। तो खालसा भूमि और जमींदारी भूमि, दो भूमि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ताहूदारी क्या थी? भूमि संबंधी जानकारी देख रहे हैं ना हम लोग। तो भूमि संबंधी में पहला जानकारी ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे नंबर पे आप लोगों को देखना है क्या? ताहूदारी। अब ताहूदारी क्या थी जी? तो ताहूदारी क्या था? बंजर भूमि को कृषि कार्य हेतु उसको उपजाऊ बनाने के लिए ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब तालुकदारी, ताहूदारी तालुकदारी अलग है। ये मैं बोला हूं कौन सा? ताहूदारी, ताहूदारी बोला हूं। ये क्या है जी? बंजर भूमि को, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना, उपजाऊ भूमि में बदलना, भूमि में बदलना। अब दूसरा मैं क्या बोला हूं? तालुदारी। क्या बोला हूं? तालुदारी। चौथे नंबर पे कौन सा बोला हूं? तालुदारी। तालुदारी और ताहूदारी, तालुदारी और ताहूदारी दोनों में अंतर है। ये बंजर भूमि को कृषि योग्य में और आबादी के रूप में परिवर्तित करता है, आबादी के रूप में परिवर्तित करता है। जहां पे आपको आबादी देखेगा वह तालुकदारी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, बंजर जमीन को कृषि में बदलेगा भी और आबादी के रूप में भी परिवर्तित करेगा। कौन सा? तालुदारी। इसमें बंजर भूमि बस को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना है, वो है ताहूदारी। और तालुकदारी क्या है जी? आबादी के रूप में भी परिवर्तित करना है। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गए क्या है दोनों का अंतर? ठीक है सर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं मराठा संबंध, मराठा काल में जो कर व्यवस्था था, कर व्यवस्था था उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर कर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कर आपको देखने को मिलेगा। टकोली कर, सराय कर, पंडरी कर, तेबई कर, ये बहुत सारे कर आपको देखने को मिलेगा। तो पांच छह आपको कर देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला कर कौन सा था? तो पहला कर आपको याद रखना है टकोली, टकोली। ये टकोली कर क्या था जी? तो टकोली कर था जमींदारी भूमि से प्राप्त कर। ये देखिए यहाँ पे खालसा भूमि और जमींदारी भूमि, जो जमींदारी भूमि में जो कर प्राप्त हो रहा था वो कौन सा कर था? टकोली कर था। कौन सा कर था? टकोली।
जमींदारी से, जमींदारी से प्राप्त कर। ठीक। दूसरा कर आप लोगों को बता दूं, दूसरा कर है जिसका नाम है सायर कर। कौन सा कर? सायर, सायर कर। ये जो सायर कर है, इसके अगर बारे में बात करें तो आयात निर्यात कर है ये, आयात निर्यात कर है सायर कर, आयात निर्यात कर है। ठीक है, वस्तुओं के आदान प्रदान वाला जो कर था वो कौन सा था? सायर कर था। ठीक। अगला जो कर है वो कौन सा है? अगला कर है पंडरी कर। कौन सा कर है? पंडरी कर, पंडरी कर। ये जो पंडरी कर है, इसकी अगर मैं बात करूं पंडरी कर की, तो ये गैर कृषक कर है। ये क्या है? गैर कृषक, गैर कृषक कर है भाई। ठीक है। अगला जो कर याद रखना है आपको, वो कर कौन सा है जी? सेवई कर, सेवई कर, सेवई कर। और ये जो सेवई कर है, ये लगता है अपराधियों के ऊपर, जो जुर्माना लगता है अपराधियों, अपराधियों पर लगा गया जुर्माना, लगा गया जुर्माना। ये क्या है? सेवई कर है अपराधियों पर। ठीक है। अगला जो कर याद रखना है आपको, वो कर कौन सा है? कलाकी कर। कौन सा है? कलाकी कर। ये जो कलाकी कर है, ये किस प्रकार का कर है जी? तो ये जो कलाकी कर है, ये आबकारी कर है। आबकारी मतलब मादक पदार्थ। ठीक है। तो कलाकी कर कौन सा है? आबकारी कर है, आबकारी कर है भाई। ठीक है। तो हम लोग मराठा काल के अंतर्गत जो मराठा कालीन जो कर हैं, मराठा कालीन जो पदाधिकार हैं, अधिकारी हैं और उसके कार्य हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। साथ ही साथ हम लोग ब्रिटिश के अधीन अधीक्षक को भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं जी। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, यह क्लास कैसा लगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा सर करके कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।